Hello students, welcome to Global Online. This is Ankita Sood. So NTA UGC नेट पेपर 1 में टीचिंग एप्टीट्यूड के फाइनल प्रिपरेशन के लिए 50 प्लस मोस्ट एक्सपेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आप सभी स्टूडेंट्स के लिए मैं लेकर आई हूं, जो कि ज़रूर अपकमिंग एग्जामिनेशन में एज इट इज पूछे जा सकते हैं। इस सीरीज की सबसे खास बात यह है कि हर एक क्वेश्चन के आंसर के साथ मैं आपको इम्पोर्टेंट एक्सप्लेनेशन भी दूंगी, ताकि स्टूडेंट्स आसानी से आपके सारे कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होते रहें। तो चलिए फिर इसी के साथ हमारे इम्पोर्टेंट सेशन को शुरू करते हैं। Knowing that you find algebra more difficult than your sister does, but that you could improve with practice is an example of what? So एक example यहाँ पर दिया है, इसमें बोला है कि आपको पता है कि अपनी बहन की तुलना में बीज गणित यानी कि algebra आपको थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन आपको ये भी पता है कि अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो आप इस चीज को इम्प्रूव कर सकते हो, इस अभ्यास करने से सुधार कर सकते हो। तो ये किसका एग्जाम्पल है? ऑप्शंस है सेल्फ रेगुलेशन, मेटा कॉग्निशन, सेल्फ डिसिप्लिन या फिर ऑटोमेशन। ओके, सो देखो स्टूडेंट्स, आप लोगों को इस सवाल में ये समझना है कि आप क्या कर रहे हो, कंपेयर कर रहे हो एक पर्सन की, ठीक है, किसी एक पर्सन की मेंटल एबिलिटीज को किसी दूसरे पर्सन की मेंटल एबिलिटीज के साथ कंपेयर किया जा रहा है। तो वहां पर हमेशा मैंने आपको बताया है कि मेंटल एबिलिटीज का मतलब क्या होता है, कि हम कॉग्निटिव एबिलिटीज की बात कर रहे हैं। तो कॉग्निटिव तक आप पहुंच गए, एंड जब भी कंपैरिजन किया जाता है मेंटल एबिलिटीज का तो उसको मेटा कॉग्निशन कहा जाता है। दैट इज ऑप्शन नंबर 2। ओके, सो देखिए मेटा कॉग्निशन में एक और क्वेश्चन ये बन सकता था कि एग्जैक्टली इसकी डेफिनेशन क्या होती है। सो जब भी हम अपने थॉट प्रोसेस को समझते हैं, उसके बारे में जानना चाहते हैं और उसको किसी दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं, तो उसको मेटा कॉग्निशन बोला जाता है। अब जैसे कि आप लोगों को पता है कि पेपर 1 में 10 यूनिट्स हैं, ठीक है, आपको मैक्सिमम, जैसे मुझे पता है कि मुझे मैथ्स नहीं आता तो मैं नहीं कर पाऊंगी, इसलिए मैं बिल्कुल लास्ट में मैथ करती हूँ, बीच में अपना टाइम वेस्ट नहीं करती। तो ये मेरी मेटा कॉग्निशन है, अति संज्ञता है कि मुझे पता है मैथ्स मुझे टफ लगता है, तो मुझे अपनी अवेयरनेस है, अपनी एबिलिटीज की अवेयरनेस है और उसकी अंडरस्टैंडिंग है। समझ गए? पेपर 1 प्रिपरेशन के लिए कंप्लीट कोर्स हम लेकर आए हैं स्टूडेंट्स, जिसका कमिंग मंडे से न्यू बैच स्टार्ट होने वाला है। इस बैच की सबसे खास बात यह है कि एग्जामिनेशन की डिफिकल्टी लेवल और अपडेटेड पेपर के पैटर्न के हिसाब से आपको यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। डेली लाइव लेक्चर्स के साथ पेपर से पहले आपका पूरा सिलेबस कवर तो होगा ही, साथ ही आपको लाइव मॉक टेस्ट भी हम प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे आपकी रिविजन भी बहुत अच्छे से हो जाएगी। एक और खास बात इस कोर्स की ये है कि अगर दिसंबर 24 एग्जामिनेशन के अलावा आपका टारगेट जून 2025 एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करना है, तो आप आज से ही अपनी तैयारी हमारे साथ शुरू कर दीजिए, क्योंकि 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ ये कोर्स हम आपको देते हैं। फ्री वीडियोस और मॉक टेस्ट के लिए आपको ग्लोबल ऑनलाइन ऐप जरूर डाउनलोड करना चाहिए। स्टोर सेक्शन पर जाकर सर्च बार में आप लिखिए कोर्स का नाम, जैसे ही आप कंटेंट पर जाते हो आप देखोगे हिंदी इंग्लिश बायलिंगुअल सेपरेट कोर्सेज हैं, रिवीजन के लिए क्वेश्चन बैंक भी है जहां पर एक्सप्लेनेशन भी आपको मिलेगी, साथ ही लाइव लेक्चर्स भी हम प्रोवाइड करवाते हैं। इसके अलावा कोई भी डाउट्स अगर आपको हैं तो गिवन नंबर्स हैं, इन पर आप व्हाट्सएप के थ्रू आसानी से कांटेक्ट कर लीजिए। स्टेटमेंट 1 बोलती है मेटा कॉग्निशन इज द अंडरस्टैंडिंग अबाउट वंस ओन यूज ऑफ लैंग्वेज। सो अभी हमने पढ़ा ये वाला क्वेश्चन दिसंबर 2023 में आया था। इसमें बोल रहा है कि मेटा कॉग्निशन अंडरस्टैंडिंग होती है अपने लैंग्वेज के यूज की, तो ये स्टेटमेंट गलत है। मैंने आपको क्या बताया, मेटा कॉग्निशन अंडरस्टैंडिंग अबाउट वंस ओन थॉट प्रोसेस, अपनी एबिलिटीज अपनी अवेयरनेस को समझना मेटा कॉग्निशन कहलाता है, जिस वजह से ये वाली स्टेटमेंट आपकी गलत हो गई है। सेकंड स्टेटमेंट बोलती है निमोनिक्स इज द नॉलेज अबाउट आवर ओन थिंकिंग प्रोसेस। ठीक है, तो ये वाली स्टेटमेंट भी गलत है, क्योंकि स्टेटमेंट 2 में जो डेफिनेशन दी गई है ये आपकी मेटा कॉग्निशन की डेफिनेशन है। मेटा कॉग्निशन होता है प्रोसेस, इट इज अ प्रोसेस दैट द नॉलेज अबाउट ओन थिंकिंग प्रोसेस। ठीक है, सो न्यूमेनिक्स क्या होता है? न्यूमोनिक्स बेसिकली इट रेफर्स टू टेक्निक और स्ट्रेटेजीज यूज टू इम्प्रूव द मेमोरी। आपकी जो मेमोरी है या फिर रिटेंशन पावर है या रिकॉल करना किसी इंफॉर्मेशन को, वो पावर है, उसको बूस्ट अप करना, उसको एनहांस करना, जो प्रोसेस कहलाता है उसको
न्यूमोनिक्स बोला जाता है, स्मृति विज्ञान बोला जाता है। ठीक है, अब जैसे मान लो कि मैंने कोई चीज पढ़ी हुई थी, मैं उसको रिकॉल पेपर में नहीं कर पा रही हूँ, ठीक है, तो मैं उस एबिलिटी को, अपनी उस पावर को कैसे बूस्ट अप करूंगी, उसकी प्रक्रिया को कैसे बढ़ाऊंगी, उस प्रक्रिया को न्यूमोनिक्स कहा जाता है। ओके, तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर हियर एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। Which of the following is National Coordinator of Swayam courses for non-technical post-graduation एजुकेशन? सो बहुत आसान और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोगों को सबसे पहले तो ये पता है कि स्वयं प्रभा में 9 नेशनल कोऑर्डिनेटर्स होते हैं। ठीक है, 9 नेशनल कोऑर्डिनेटर्स क्या करते हैं? ये अलग अलग सब्जेक्ट, अलग अलग फील्ड में कोर्सेज डेवलप करने और उनको हैंडल करने का काम करते हैं। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है नॉन टेक्निकल और पोस्ट ग्रेजुएशन में। तो पहला ऑप्शन है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। सो इस वाले ऑप्शन को तो हम पहले ही गलत कर देंगे। क्यों? क्योंकि इसमें टेक्निकल, नाम में ही टेक्निकल लिखा हुआ है और हमें नॉन टेक्निकल टर्म को ढूंढना है, तो पहला ऑप्शन आपका गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग एंड रिसर्च। सो इसमें भी देखिए टेक्निकल आ गया, ये भी गलत हो जाएगा। अगला है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन, एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, दैट इज एनसीईआरटी। सो एनसीईआरटी आप लोगों का नॉन टेक्निकल तो है, ठीक है, लेकिन साथ में आप लोगों को यहाँ पर एक चीज और बोली गई है। ठीक है, साथ में एक चीज और बोली है, पोस्ट ग्रेजुएशन। तो एनसीईआरटी पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं, स्कूल एजुकेशन के लिए यूजफुल है। तो करेक्ट आंसर तक हम ऑटोमेटिकली पहुंच गए, दैट इज यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ओके, बहुत आसान क्वेश्चन था। Which of the following are the subdivisions of implicit unconscious memory? ओके, सो हमने अभी कुछ दिन पहले ही पढ़ा था कि टीचिंग एप्टीट्यूड में मेमोरी नाम का टॉपिक इंट्रोड्यूस हुआ है, राइट? सो यहाँ पर आपको बोला है इम्प्लिसिट मेमोरी के सब डिवीजन, यानी कि इसके पार्ट्स कौन कौन से हैं। तो पहले ये देखते हैं कि इम्प्लिसिट मेमोरी क्या होता है। इम्प्लिसिट मेमोरी बेसिकली एक लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है, ठीक है, एंड ये अनकॉन्शियस होती है, वो तो चलो यहाँ पर भी लिखा हुआ है। अनकॉन्शियस मेमोरी का मतलब होता है कि ये ऐसी मेमोरी है जो खुद हमारे माइंड में स्टोर हो जाती है। अब जैसे आप कहीं घूमने गए हो, आपने स्पेसिफिकली किसी चीज को पढ़कर याद नहीं रखा है, आप कहीं घूमने गए हो, वो मेमोरीज ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में आ जाती है, तो वो एक लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है, लंबे समय तक रहती है और जिसको इम्प्लिसिट मेमोरी बोला जाता है। ठीक है, सो अब इसके सब डिवीजन के बारे में पूछा है। ये क्वेश्चन दिसंबर 2023 में भी पूछा गया था, थोड़ा सा घुमाकर। तो सबसे पहला पॉइंट है प्रीमिंग। तो प्रीमिंग इम्प्लिसिट का ही टाइप होता है, प्रोसीजरल मेमोरी भी इम्प्लिसिट का टाइप होता है, एंड साथ ही आपके पास एक टर्म आती है क्लासिकल कंडीशनिंग इफेक्ट, ये भी इम्प्लिसिट का टाइप होता है। तो ए सी एंड डी, ए सी एंड डी हम लोगों को मिल गया है। इसके अलावा ए सी एंड ई, सॉरी ई नहीं, डी नहीं है, ई है, बिल्कुल सही। तो ये हम लोगों को मिल चुका है। इसके अलावा जो ऑप्शन नंबर 2 है एपिसोडिक मेमोरी, एपिसोडिक मेमोरी क्या होता है? ये एक्सप्लिसिट का टाइप है, ठीक है, इम्प्लिसिट नहीं है, ये एक्सप्लिसिट है। जैसे इस बार इम्प्लिसिट पूछा है, अगली बार एक्सप्लिसिट पूछा जा सकता है। एपिसोडिक मेमोरी इम्प्लिसिट सॉरी एक्सप्लिसिट होती है, जैसे कि कोई जगह, कोई टाइम, कोई प्लेस आपको याद है, किसी जगह पर जाकर आपको कुछ लोगों की याद आती है, ठीक है, वो सब एपिसोडिक मेमोरी होती है, एक्सप्लिसिट होती है। सिमेंटिक मेमोरी क्या होता है? जैसे कि आप जनरल नॉलेज, करंट अफेयर के फैक्ट्स कुछ कुछ याद रखते हो, तो वो सब आपकी सिमेंटिक मेमोरी के अंदर जाता है। ओके, सो इस हिसाब से आप लोगों को सारे ऑप्शंस मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। द मीडिया अकाउंटेबिलिटी सिस्टम टू इम्प्रूव मीडिया क्वालिटी फोकसेस ऑन व्हाट? सो मीडिया गुणवत्ता, मीडिया आप लोगों को पता है टीचिंग लर्निंग में भी, कम्युनिकेशन में भी यूज होता है। सो मीडिया की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए मीडिया अकाउंटेबिलिटी सिस्टम किन किन चीजों पर फोकस करता है? इवैल्यूएशन, ऑडियंस कंट्रोल, मॉनिटरिंग, एजुकेशन, फीडबैक। ये आपका यूनिट 4 का क्वेश्चन इसमें आ गया है, कम्युनिकेशन यूनिट का क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्या क्या होता है? इवैल्यूएशन,
अब किसी भी चीज़ की अकाउंटेबिलिटी करनी है, उसको इम्प्रूव करना है, तो मूल्यांकन करना भी ज़रूरी है कि कहाँ पर कमी आ रही होगी। ऑडियंस को कंट्रोल कर लेंगे तो वो उस चीज़ को इस्तेमाल नहीं करेंगे अच्छे से, ठीक है? मॉनिटर करना भी ज़रूरी है, ध्यान रखना भी ज़रूरी है। उसके बाद एजुकेशन भी ज़रूरी है मीडिया के साथ-साथ। अब सोशल मीडिया या कोई भी मीडिया आप कम्युनिकेशन के लिए यूज़ कर रहे हो, उसके बारे में जानकारी होना भी ज़रूरी है, साथ में उसका फीडबैक होना भी ज़रूरी है। तो करेक्ट आंसर है ए, सी, डी एंड ई ओनली। Which of the following are the irrelated phrases created by John Keller for stimulating and sustaining learners' motivation in the teaching and learning process? तो यहाँ पर बोला है कि शिक्षण टीचिंग और लर्निंग का जो प्रोसेस होता है, सीखने और सिखाने का जो प्रोसेस होता है, उसमें स्टूडेंट के मोटिवेशन को बढ़ाने के लिए, यानी कि स्टिमुलेट करने के लिए और उसको बनाए रखने के लिए जॉन केलर ने कुछ फेजेस बनाए थे। आपको वो फेजेस बताने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अटेंशन, अथॉरिटी, रिलेवेंस, कॉन्फिडेंस, सेटिस्फेक्शन। सो अटेंशन का मतलब होता है कि ये बोल रहे हैं कि हर बच्चा अगर ध्यान देता है, ठीक है, जो भी टीचर पढ़ा रहे हैं या फिर जो भी सामने से कोई कुछ बोल रहे हैं, उन पर अगर ध्यान दिया जाता है तो वो लर्नर मोटिवेटेड भी रहेंगे और उनकी लर्निंग जो है वो लंबे समय तक रहेगी। तो अटेंशन बिल्कुल सही ऑप्शन है। ठीक है, तो इसको आप सब देख सकते हो। ऑप्शन नंबर 1 सही है। दूसरे नंबर पर आ रहा है अथॉरिटी। अथॉरिटी होने की यहाँ पर कोई बात भी नहीं है। ठीक है, प्राधिकार होना या नहीं होना लर्नर की मोटिवेशन से जुड़ा हुआ नहीं है। रेलेवेंस का मतलब है कि कहाँ पर बच्चे को दिक्कत आ रही है, क्या वो सीखना चाहता है, उसके रिलेवेंस में हम लोग बात करें। कॉन्फिडेंस, ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस तो होगा ही। और लास्ट है सेटिस्फेक्शन, स्टूडेंट के लर्निंग आउटकम की और स्टूडेंट्स की लर्निंग की जो सेटिस्फेक्शन है, संतोष है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो करेक्ट आंसर्स क्या आ जाएंगे? ए, सी, डी एंड ई ओनली, दैट इज ऑप्शन नंबर 1। Which of the following is a major advantage of online learning over offline? ऑनलाइन, अब देखो आप लोग मेरे ये सेशंस देख रहे हो, ऑनलाइन लर्निंग है, ऑफलाइन लर्निंग आज तक स्कूल में आप लोगों ने की है, तो क्या डिफरेंस है दोनों में? लिमिटेड एक्सेस कि आप लोगों को सब कुछ नहीं मिल सकता, सीमित पहुंच है। ठीक है, सीमित लोगों तक ही इन वीडियोस की पहुंच हो सकती है। नहीं है, ऐसा तो कुछ नहीं है, कोई भी कहीं पे बैठ के भी पढ़ सकता है। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब जब आपका मन करे। अब जैसे ये सेशंस मेरे सुबह 7 बजे अगर होते हैं, तो आप लोग इन सेशंस को हो सकता है 5 दिन बाद देख रहे हो, 10 दिन बाद देख रहे हो या सेम डे पे रात को देख रहे हो। ठीक है, तो फ्लेक्सिबिलिटी होती है। कॉस्ट ज़्यादा है, फ्री वीडियोज़ मेरी यहाँ पर आप देख रहे हो तो कॉस्ट ज़्यादा है? नहीं है, फ्री में तो है। इंटरएक्टिविटी, अंतर गतिविधि भी नहीं होती है, तो क्या इसकी एडवांटेज है? फ्लेक्सिबिलिटी कि कोई बच्चा ऑनलाइन क्लासेस कभी भी कहीं से भी अपने अकॉर्डिंग अटेंड कर सकता है। चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, ये जून 2023 का पेपर का क्वेश्चन है। चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम हैज बीन अडॉप्टेड ओनली इन द सेंट्रल यूनिवर्सिटीज ऑफ इंडिया। सो ये बोल रहा है कि चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम सीबीसीएस, जो कि एनईपी ने रेकमेंड किया था, ये सिर्फ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जो है इंडिया की, सिर्फ वही इसको अडॉप्ट करेंगी, वही इसको यूज करेंगी, बाकी कोई नहीं करेगा। तो ये तो गलत है। सीबीसीएस सेंट्रल, प्राइवेट, पब्लिक सब यूनिवर्सिटीज के लिए एप्लीकेबल एक रूल बनाया गया है। ठीक है, इसके अलावा तो ये वाली स्टेटमेंट गलत है। चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम असाइन क्रेडिट बेस्ड ऑन द लर्निंग आउटकम्स ऑफ कोर्स। आपके कोर्स का जो आपने सीखा है, उसका जो आपका आउटपुट आया है, जो रिजल्ट आया है, उसके हिसाब से ये आपको क्रेडिट देती है। तो ये सवाल बिल्कुल सही है। फर्स्ट इज फॉल्स, सेकंड इज ट्रू। स्टेटमेंट 1 बोलती है मूडल इज एन एग्जांपल ऑफ लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। ओके, सो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। सो मूडल क्या होता है? मूडल बेसिकली एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो कि लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम का एग्जाम्पल है। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है? ये बेसिकली एक एजुकेशनल मटेरियल प्रोवाइड करवाने के लिए ऑनलाइन लर्निंग एनवायरनमेंट बनाया गया है। इसमें जो भी टीचर्स हैं वो अपलोड कर सकते हैं और ऑर्गेनाइज कर सकते हैं रीडिंग मटेरियल को, एंड स्टूडेंट्स उसको इजीली एक्सेस कर सकते हैं, इजीली उसको पढ़ लिख सकते हैं। ठीक है, एंड मूडल के अलावा लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के और भी बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं, जैसे कि स्कूलॉजी,
ठीक है, स्कूलॉजी। एक काम करती हूँ स्टूडेंट्स, तो पहली स्टेटमेंट तो ट्रू मैंने आपको बता दी। दूसरा है मेंटीमीटर इज अ टूल यूज्ड फॉर क्रिएटिंग ऑनलाइन सर्वे, बिल्कुल सही है। ऑनलाइन सर्वे अगर करना है आप लोगों को बच्चों का कि बच्चे कितना सीख रहे हैं, किस लेवल के बच्चे को कितनी किसी चीज की जरूरत है, उसके लिए जो एक टूल बनाया गया है दैट इज कॉल्ड मेंटीमीटर। सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर एब्सोल्युटली ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑनलाइन टीचिंग टूल्स दिए हैं एक तरफ और दूसरी तरफ एडवांटेजेस दिए हैं उसके टीचर्स के लिए। तो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम हमने अभी पढ़ा, ठीक है। देखते हैं इसी में से आंसर। एनकरेजिंग स्टूडेंट एंगेजमेंट एंड कोलेबोरेशन, फोस्टरिंग क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, creating and administering assessment quickly and easily, automating grading and feedback। सो कीवर्ड्स हैं ये, मैं आपको कीवर्ड हाईलाइट कर देती हूँ, आसानी से आपको आंसर्स मिल जाएंगे। एक कीवर्ड है ये वाला, ग्रेडिंग एंड फीडबैक, ठीक है। ये है थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये भी कीवर्ड है एक। अगला है स्ट्रीमलाइनिंग कोर्सेज एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजिंग स्टूडेंट्स रिकॉर्ड एंड ग्रेड्स, स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड और ग्रेड्स को मैनेज करने के लिए। डिलीवरिंग engaging and interactive class sessions, connecting with remote learners। remote learners क्या होते हैं? वो स्टूडेंट्स जो कि क्लास में आकर नहीं पढ़ रहे हैं, वो स्टूडेंट्स जो घर पर बैठकर ही क्लासेस को अटेंड अटेंड कर रहे हैं, ठीक है। सो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम का सही उत्तर हो सकता है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम का जाएगा स्ट्रीमलाइनिंग कोर्सेज। मैंने आपको बताया स्टूडेंट्स को मैनेज करना, उनके ग्रेड्स को और रिकॉर्ड्स को भी मैनेज करना, साथ ही उनको आसानी से हम रीडिंग मटेरियल प्रोवाइड करवा सकते हैं। सो फर्स्ट का थर्ड है, सो फर्स्ट का थर्ड यहीं से हमें आंसर मिल रहा है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या है? डिलीवरिंग एंगेजिंग एंड इंटरेक्टिव क्लास सेशन। अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग यानी कि वीडियो कॉल पे जब क्लासेस होती हैं तो इंटरेक्शन बच्चों और टीचर के बीच में होती है, तो वही चीज यहाँ पर बोली है। डिस्कशन फोरम बोल रहा है कि थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में भी बात की जाती है। ऑनलाइन असेसमेंट के बारे में क्या होता है? ऑनलाइन असेसमेंट मूल्यांकन करना यानी कि ग्रेड देना बच्चों को, उनको फीडबैक देना। असेसमेंट करना का मतलब होता है इवैल्यूएशन करना। तो ये कुछ कीवर्ड्स के साथ मैंने आसानी से आपको आंसर्स बता दिए हैं। ये क्वेश्चन जरूर एग्जाम में एज इट इज आएंगे। A teacher wants to access how a student uses or handles the instrument in a maths lab during practical work. Which evaluation tool does the teacher need to use? सिंपल सी लैंग्वेज में समझाती हूँ। इस क्वेश्चन में बोला है कि आपको एक ऐसा इवैल्यूएशन टूल ढूंढना है जो कि एक टीचर यूज करेगा ये चेक करने के लिए कि एक स्टूडेंट मैथ्स लैब में प्रैक्टिकल के दौरान जब कोई इंस्ट्रूमेंट या कोई मैथ्स का टूल यूज करता है तो वो किस तरीके से उन टूल्स को और इंस्ट्रूमेंट्स को हैंडल करते हैं। अगर टीचर ये चीज मेजर करना चाहते हैं एक स्टूडेंट की, तो उसके लिए कौन सा इवैल्यूएशन टूल यूज होगा? ऑप्शंस है फॉर्मेटिव टेस्ट। सो फॉर्मेटिव टेस्ट क्या होता है? क्लास में जब टीचर पढ़ा रहे हैं या इमीडिएट क्लास खत्म होने के साथ ही स्टूडेंट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि बताइए आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा, कंक्लूड कीजिए पूरे सेशन को। तो इस तरीके का जो इवैल्यूएशन होता है वो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन या टेस्ट होता है, तो ये यहाँ पर नहीं है। इसमें यहाँ पर क्लास के एंड में या ड्यूरिंग दी प्रोजेक्ट प्रैक्टिकल वर्क ऐसा बोला है नहीं बोला है, तो इसलिए फर्स्ट ऑप्शन गलत होगा। सेकेंड ऑप्शन है ओरल टेस्ट, बोलकर। कहीं पर आपको स्टेटमेंट में लगा कि प्रैक्टिकल वर्क जो एक स्टूडेंट कर रहे हैं मैथ में वो बोलकर टीचर को समझाना है, नहीं कहा गया है। सो ओरल टेस्ट भी आपका गलत आंसर है। तो लिखकर भी यहाँ पर बोलने की बात नहीं की है, तो रिटन टेस्ट भी गलत होगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 दैट इज परफॉर्मेंस टेस्ट। परफॉर्मेंस टेस्ट क्या करता है? एक बच्चे ने किसी टूल को या किसी इंस्ट्रूमेंट को प्रैक्टिकल में किस मास्टरी के साथ यूज किया है वो बताता है कि उस बच्चे ने कितना इसमें प्रैक्टिस की होगी, है ना। तो उन सब चीजों को बच्चे की प्रैक्टिस को चेक करने के लिए कि कितना हार्डवर्क उन्होंने किया है, एक कंटेंट पर उनकी कितनी मास्टरी है, ये चेक करने के लिए परफॉर्मेंस टेस्ट को यूज किया जाता है, ठीक है, जिसको आप हिंदी में प्रदर्शन का परीक्षण भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है the organized bodies of information stored in memory that bias the way new information is interpreted, stored and recalled is known as what? तो देखिए हमारी मेमोरी में, हमारे दिमाग में जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर की जाती है, ऑर्गेनाइज तरीके से इंफॉर्मेशन स्टोर की जाती है, ये तो सबको पता है।
उस इंफॉर्मेशन में नई इंफॉर्मेशन को ऐड करना, उसको इंटरप्रेट करना, उसको स्टोर करना, यानी कि उसकी व्याख्या करना, उसका भंडारण करना और उसको याद रखने के तरीके को क्या कहा जाता है? कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस, स्कीमास, चंक्स या फिर एसोसिएशन। ओके, सो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, दैट इज स्कीमास। तो स्कीमा क्या होते हैं? स्कीमा हमेशा ऑर्गेनाइज्ड बॉडीज को बोला जाता है, ठीक है। एंड मेमोरी के केस में, ह्यूमन ब्रेन और मेमोरी के केस में स्कीमा एक ऑर्गेनाइज्ड और स्ट्रक्चर्ड बेस होता है। एंड ये हमारा पास्ट एक्सपीरियंस और जो भी हमारा नॉलेज होता है उसके बेस पर काम करता है। इसीलिए यहाँ पर बोला है ना, न्यू इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करना है, रिकॉल करना है। रिकॉल का मतलब यही है कि जो पुराना नॉलेज है उसको कैसे हम वापस से याद करेंगे। इसके अलावा स्कीमा की एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट एग्जाम में आती है, वो ये है कि स्कीमा हेल्प्स अस टू स्टोर न्यू इंफॉर्मेशन बाय लिंकिंग इट टू एग्जिस्टिंग वन। ऑलरेडी हमारे दिमाग में जो नॉलेज है उसको लिंक करते हुए नया नॉलेज जब हम गेन करते हैं तो उसको ऑर्गेनाइज फॉर्मेट में स्टोर करने के लिए स्कीमास टर्म यूज की जाती है। ओके, नेक्स्ट है माइक्रो टीचिंग इज व्हाट। सो माइक्रो टीचिंग मैंने बताया है सूक्ष्म शिक्षण। अब वैसे तो शिक्षण होता है, सूक्ष्म शिक्षण मतलब छोटे बच्चों को पढ़ाना नहीं है। सूक्ष्म शिक्षण होता है बीएड जैसे आप पढ़ते हो, ठीक है। बीएड क्या है? टीचिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम है, राइट। उसमें आप एज अ टीचर काम करते हो, बट वो टीचिंग प्रॉपर टीचिंग नहीं होती, वो माइक्रो टीचिंग होती है। उसमें आप सीख भी रहे हो और काम भी कर रहे हो। तो माइक्रो टीचिंग क्या होती है? स्केल डाउन टीचिंग इसको बोला जाता है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। स्टेटमेंट 1 बोलती है, इन टीचर centered learning, the teacher gives up the traditional decision making role and chooses instead the role of a facilitator who focuses on students feeling। तो टीचर सेंटर रोल क्या होता है? जिसमें मेजर फोकस कौन किस पे रहता है? टीचर्स पर ही रहता है, राइट। सो इस क्वेश्चन में टीचर सेंटर्ड लर्निंग के ऊपर बात की गई है। यहाँ पर क्या होता है? टीचर गिव्स अप द ट्रेडिशनल डिसीजन मेकिंग रोल। टीचर क्या करते हैं? पारंपरिक निर्णय लेने की भूमिका को छोड़ देते हैं, ठीक है। जैसे टीचर आज तक पढ़ाते थे उस प्रोफेशनल तरीके से जैसे वो पढ़ाते थे उसको वो छोड़ देते हैं। एंड चूजेस इंस्टेड द रोल ऑफ अ फैसिलिटेटर। और क्या करते हैं? सुविधा कर्ता की भूमिका वो निभाते हैं कि बच्चों को हम फैसिलिटी प्रोवाइड कराएंगे, कंटेंट अच्छे से प्रोवाइड करवाएंगे। ये रोल वो ले लेते हैं। हु फोकसेस ऑन स्टूडेंट्स फीलिंग, जो कि स्टूडेंट्स की फीलिंग्स के ऊपर काम करते हैं। तो ये स्टेटमेंट बोली गई है जो कि आपको सुनने में ही लग रहा होगा कि बिल्कुल गलत है। टीचर सेंटर्ड मेथड में स्टूडेंट के हिसाब से काम नहीं किया जाता, स्टूडेंट्स की फीलिंग और उनके इंटरेस्ट के हिसाब से नहीं पढ़ाया जाता, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। सेकंड बोलती है, इन लर्नर सेंटर्ड मेथड द टीचर अटेम्प्ट्स टू सी द वर्ल्ड एज स्टूडेंट्स सी इट। लर्नर सेंटर्ड मेथड में बोल रहे हैं टीचर भी वैसे ही वर्ल्ड को देखने, दुनिया को देखने लगते हैं जैसे एक स्टूडेंट देख रहे होते हैं। वो एक ऐसा एटमॉस्फेयर कम्युनिकेशन का क्रिएट करते हैं क्लास में जैसे कि बच्चे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर फॉल्स। असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस है। नो टेस्ट प्रोवाइड्स अ परफेक्ट पिक्चर ऑफ अ स्टूडेंट्स एबिलिटी एंड स्किल्स। कोई भी टेस्ट ऐसा नहीं है जो किसी एक बच्चे की परफेक्ट पिक्चर या स्टूडेंट्स की एबिलिटी और उनकी स्किल्स को डिफाइन कर सके, राइट। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही बोल रही है। कोई टेस्ट ऐसा नहीं है। हो सकता है मैथ्स का टेस्ट ले रहे हैं तो वो बच्चे की सिर्फ मैथ्स की एबिलिटीज को चेक करेगा, हो सकता है बच्चा किसी और फील्ड में अच्छा हो। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। सेकेंड, बिकॉज अ टेस्ट इज ओनली वन स्मॉल सैंपल ऑफ स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस। बिल्कुल सही बोल रही है ये स्टेटमेंट कि एक टेस्ट जो है एक छोटा सा सैंपल है जो कि स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को चेक करता है। तो असर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू। एंड पर यहाँ पर अगर देखेंगे तो रीजन इस स्टेटमेंट को, असर्शन को क्लियरली आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 हमारे पास सही होगा। दैट इज ए एंड आर आर करेक्ट, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। स्टूडेंट सेंट्रिक क्लासरूम इज मीन फॉर। तो स्टूडेंट सेंट्रिक क्लासरूम किसके लिए बनाया गया है? स्पेसिफिकली एड्रेसिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इंडिविजुअल डिफरेंसेस मतलब एक बच्चा कैसे दूसरे बच्चे से अलग है। हो सकता है एक बच्चा जल्दी सीख रहा है, हो सकता है एक बच्चा जल्दी नहीं सीख रहा है, ठीक है।
इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, जैसे मैं अगर अपना पर्सनल आपको एक पॉइंट बताऊँ, तो मैं क्लास में जो टीचर पढ़ाते थे, मैं उससे डायरेक्टली नहीं समझ पाती थी। मैं घर जाकर एक बार उस चीज़ को लिखती थी, एक बार अपने एंड पर उसको फ्रेम करके स्टोरी बनाकर याद करती थी, तो चीज़ें होती थी। तो स्टूडेंट सेंट्रिक क्लासरूम यही बोलता है कि 2 बच्चों में फ़र्क है, सिर्फ़ एग्ज़ाम्पल में 2 बोल रही हूँ, फ़र्क है और सबके सीखने का तरीका अलग है, जिसको इंडिविजुअल डिफरेंसेस बोला जाता है। रिड्यूसिंग टीचर ओरिएंटेड लेक्चर्स नो, recalling previous knowledge no, engaging the entire class no। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। बहुत आसान और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टेटमेंट 1 बोल रही है एज पर डेव्यूज विजन ऑफ लर्निंग, लर्नर्स शुड डेमोन्स्ट्रेट देयर नॉलेज थ्रू क्रिएटिविटी एंड कोलेबोरेशन। सो डेव्यू ने लर्निंग का एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करवाया था, और उनके हिसाब से उनको ये लगता था कि लर्नर जो है उनको दे शुड डेमोन्स्ट्रेट देयर नॉलेज, वो अपने नॉलेज को डेमोन्स्ट्रेट करें क्रिएटिविटी और कोलैबोरेशन के जरिए, जो कि बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। डेव्यू ने एज इट इज यही कहा था। अकॉर्डिंग टू पियाजे लर्निंग इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डेवलपमेंटल स्टेजेस ऑफ लर्नर। ये बोल रहा है कि पियाजे के हिसाब से लर्निंग जो है वो डेवलपमेंटल स्टेजेस से इंडिपेंडेंट थी, मतलब डेवलपमेंटल स्टेजेस लर्निंग में नहीं होते, ऐसा गलत है। ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि पियाजे का सबको पता है, उन्होंने 4 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट के ऊपर ही बात की है, और वो 4 स्टेजेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट एंड 2 इज इनकरेक्ट। Which of the following is not a characteristic of a teacher centered class? नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टीचर सेंटर क्लास, यानी कि शिक्षक केंद्रित कक्षा की क्या विशेषता नहीं है? टीचर इज गिविंग अ लेक्चर, टीचर तो लेक्चर ही दे रहे हैं टीचर सेंट्रिक में। चिल्ड्रन आर वर्किंग इन ग्रुप्स एंड डिस्कशन, टीचर इज डिक्टेटिंग नोट्स, जो नोट्स लिखे हैं टीचर बस उनको एज इट इज पढ़ा रहे हैं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। टीचर इज एक्सप्लेनिंग ओनली फ्रॉम द टेक्स्ट बुक, कि बुक में जो लिखा है बस टीचर उसको सिंपल फॉर्मेट में पढ़ा रहे हैं। तो ये सब टीचर सेंटर्ड होते हैं। इसमें नॉट पूछा है, तो नॉट में आ जाएगा कि चिल्ड्रन आर वर्किंग इन ग्रुप्स एंड डिस्कशन, की बच्चे ग्रुप में बैठे हैं, डिस्कस कर रहे हैं किसी टॉपिक को और नॉलेज अपना बढ़ा रहे हैं। ये एक लर्नर सेंटर्ड मेथड है, जो कि बेस्ट मेथड माना जाता है। तो करेक्ट आंसर यही होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है अ टीचर नोटिसेस स्टूडेंट्स आर नॉट एंगेज ड्यूरिंग लेक्चर। टीचर ने नोटिस किया कि मैं तो पढ़ा रही हूँ लेकिन बच्चे सुन नहीं रहे हैं, तो कौन सी स्ट्रेटेजी उनकी एंगेजमेंट को इम्प्रूव करने के लिए टीचर को करनी चाहिए? इनकॉपरेटिंग इंटरेक्टिव एक्टिविटीज, इंटरेक्टिव गतिविधियों को शामिल करना चाहिए। इंक्रीजिंग लेंथ ऑफ लेक्चर, लेक्चर की लेंथ बढ़ा देने से इंटरेस्ट आएगा, बच्चे और बोर हो जाएंगे, तो ये गलत है। क्लासरूम में डिस्कशन कम कर देना, ये तो कोई सॉल्यूशन नहीं है। असाइनिंग मोर होमवर्क, ये भी गलत है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, दैट इज इनकॉर्पोरेटिंग इंटरेक्टिव एक्टिविटीज। Which of the following are game based learning platforms? Okay, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गेम बेस्ड लर्निंग प्लेटफॉर्म की लिस्ट मैं ऑलरेडी आपको शेयर कर चुकी हूँ, अगर वो नहीं देखी है तो टेलीग्राम का जो नाम मैंने अंकिता सूद पेपर 1 नेट सेट प्रिपरेशन बताया, उसमें सर्च कर लो, आपको मिल जाएगा। तो कहूत जो है ये तो 100% एक गेम बेस्ड लर्निंग प्लेटफॉर्म है, इसको तो आप लोग याद ही रख लो, ये हर क्वेश्चन में आता ही आता है। ठीक है, सोक्रेटिव भी है और क्विजेस भी है। ठीक है, पीजी पाठशाला नहीं है, एडमोडो भी नहीं है। ठीक है, इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ। सो काहूत के केस में क्या होता है, अगर एक टीचर स्टूडेंट्स के परफॉर्मेंस को एक्सेस करना चाहता है और इमीडिएट फीडबैक देना चाहता है, तो वो कहूत को यूज करते हैं। ये स्टेटमेंट जो मैंने अभी बोली वो दिसंबर 2023 में पूछी गई थी। ओके, इसके अलावा अब हम सोक्रेटिव्स की बात करते हैं। सो सोक्रेटिव एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर एजुकेटर्स कैन डिफरेंशिएट इंस्ट्रक्शंस थ्रू अ यूनिक गेम बेस्ड लर्निंग। जो टीचर पढ़ाना चाहता है उसको गेम के तरीके से सोक्रेटिव में टीचर पढ़ा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा क्विजेस भी जो है वो क्विज के फॉर्मेट में एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है। गेम्स और क्विज एक ही चीज है, तो यहाँ पर ये आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, दैट इज ए, बी एंड सी ओनली। The learning in which a new behavior is acquired but is not demonstrated until reinforcement is provided is known as what? सिंपल से लैंग्वेज में समझाती हूँ। आपको एक ऐसी लर्निंग के बारे में पूछा गया है जिसमें कि हम
नए बिहेवियर को एक्वायर तो कर लेते हैं, मतलब कुछ न्यू नॉलेज तो गेन कर लेते हैं, चाहे कहीं से पढ़कर, कहीं पर देखकर, नया नॉलेज तो हम ले लेते हैं, लेकिन उसको हम कहीं पर इस्तेमाल नहीं करते, जब तक कि हमें ऐसा ना लग जाए कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन जब तक हमें ना मिल जाए कि उस नॉलेज का प्रदर्शन हमें करना चाहिए, उस नॉलेज को यूज़ हमें करना चाहिए। तो ऐसे नॉलेज को, ऐसी लर्निंग को क्या बोला जाता है, ये इस सवाल में पूछा है। ऑप्शंस हैं ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, सोशल लर्निंग, लेटेंट लर्निंग या फिर मोरल लर्निंग। ओके, तो सबसे पहले हम ऑब्जर्वेशनल लर्निंग देखते हैं। सो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग में भी हम नए बिहेवियर को एक्वायर करते ही हैं, लेकिन जैसे ही हमने कोई नई चीज सीखी, हम एकदम से उसको क्या करेंगे, एक्स एक्सप्रेस कर देंगे, एकदम से उस नॉलेज का इस्तेमाल कर देंगे, लेकिन इस क्वेश्चन में नॉट पूछा था, तो इस वजह से ये वाला ऑप्शन गलत है। सोशल लर्निंग क्या होती है? इसमें हम बहुत सारी सोशल इंटरेक्शन, लोगों को ऑब्जर्व करना, ये सब चीजें सीखते हैं और इमीडिएट हमारा रिएक्शन या नॉलेज को यूज करना इस वाले लर्निंग में भी होता है, जिस वजह से ये वाला ऑप्शन भी गलत है। तीसरा ऑप्शन है लेटेंट लर्निंग। सो लेटेंट लेटेंट लर्निंग हमें बोलती है, देखो लेटेंट को आप याद रखिए लेट लर्निंग से, लेट मतलब बहुत देरी से। तो यही बोलता है कि अगर किसी सिचुएशन में आप लोगों ने कुछ नॉलेज गेन किया है, तो इमीडिएट उस नॉलेज को आप लोग कहीं पर यूज नहीं करोगे। हो सकता है फ्यूचर में ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए जहां पर आप उसको यूज करो, दैट इज कॉल्ड लेटेंट लर्निंग। दैट इज ऑप्शन नंबर 3 होगा सही आंसर। ठीक है, इसके साथ मोरल लर्निंग भी बता देती हूँ। सो ये हमारे बिहेवियर में मोरल वैल्यूज को डेवलप करता है, और लेटेंट लर्निंग से काफी ज्यादा अलग होता है ये, राइट। सो ये 4 टाइप्स ऑफ लर्निंग्स हैं जो कि एग्जाम में बहुत बार आए हैं। Which of the following types of assessments would be most beneficial for assessing a student's ability to debate? अब देखो यहाँ पर असेसमेंट जो टॉपिक है, हम लोगों ने इवैल्यूएशन पढ़ा था, मूल्यांकन, ठीक है, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, समेटिव इवैल्यूएशन हमने पढ़ा है, बहुत बार ही इसमें से क्वेश्चंस आते हैं। अब लेकिन इसमें पूछा गया है क्वेश्चन में कि कौन से टाइप का वो मूल्यांकन है जो कि अगर कोई एक बच्चा डिबेट में पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है, जो विवाद होते हैं, वाद विवाद वाले जो कंपटीशन होता है, उसमें अगर कोई बच्चा पार्टिसिपेट कर रहा है, तो सबसे ज्यादा फायदेमंद उनका मूल्यांकन करने के लिए कौन सा असेसमेंट हम यूज करेंगे। ऑप्शन है फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है? क्लास के दौरान, कक्षा में टीचर पढ़ाते पढ़ाते जो होमवर्क के लिए क्वेश्चंस देते हैं, दैट इज कॉल्ड फॉर्मेटिव असेसमेंट। अब इसी के साथ अगला है समेटिव असेसमेंट। ये मैंने जैसे आप लोगों को एक होमवर्क क्वेश्चन दे रही हूँ, बताइए मुझे कमेंट करके कि समेटिव असेसमेंट यानी कि संकलनात्मक मूल्यांकन क्या होता है। छोटी सी डेफिनेशन कमेंट करके बताना, आप सही हो या गलत वो भी मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी। इप्सेटिव असेसमेंट भी एक नया कॉन्सेप्ट यूजीसी नेट में पूछा जा रहा है। अगर एक स्टूडेंट अपनी प्रीवियस रिजल्ट्स या प्रीवियस नॉलेज को ही कंपेयर करता है अपने न्यू नॉलेज या न्यू कॉन्सेप्ट्स के साथ, तो उसको इप्सेटिव असेसमेंट बोला जाता है, जिसको हिंदी में स्वमानक मूल्यांकन कहा जाता है। अपने आप का ही वैल्यूएशन कि मेरे मिड टर्म में इतना मैंने स्कोर किया था, फाइनल टर्म में मैं इतना स्कोर कर रहा हूं, तो क्या मूल्यांकन है, दैट इज कॉल्ड इप्सेटिव असेसमेंट। सो सही आंसर क्या हो जाएगा? परफॉर्मेंस असेसमेंट। सो परफॉर्मेंस असेसमेंट क्या करता है? ये बेसिकली डिबेट वगैरह में बच्चों को अगर देखना है, असेस करना है उनकी एबिलिटीज कि उन्होंने कितना सीखा है और वो कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं चीजों को, ये फॉर्मेटिव असेसमेंट हमें बताता है। सो परफॉर्मेंस असेसमेंट बेनिफिशियल है स्टूडेंट्स की एबिलिटी को चेक करने के लिए, स्पेशली डिबेट में जो भी हमारा नॉलेज है, स्किल्स है या वर्क हैबिट्स हैं, वो भी ये रिप्रेजेंट करने में मदद करता है। अगला क्वेश्चन, स्टेटमेंट 1 बोलती है एडमोडो, जो कि एक ऑनलाइन टूल है, इसकी डेफिनेशन दी गई है, इट हेल्प्स टीचर्स टू स्टे इन टच विद पेरेंट्स, शेयर अपडेट्स एंड डिस्कस स्टूडेंट्स प्रोग्रेस। ये बोल रहा है कि एडमोडो नाम का प्लेटफॉर्म टीचर्स को बहुत मदद करता है कि अगर वो किसी बच्चे के पेरेंट्स के टच में रहना चाहते हैं, बच्चे की प्रोग्रेस रिपोर्ट या उनके अपडेट्स रेगुलर बेसिस पे उनको देना चाहते हैं, तो उसके लिए एडमोडो नाम का एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है। तो क्या ये वाली स्टेटमेंट सही है या गलत? तो ये वाली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट बोलती है
ड्यूलिंगो इज एन ऑनलाइन लैंग्वेज लर्निंग प्लेटफॉर्म, तो ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ठीक है, ड्यूलिंगो जो है वो गेम बेस्ड प्लेटफॉर्म है, तो गेमिंग के थ्रू ऑनलाइन लैंग्वेज लर्निंग सिखाई जाती है, बच्चों को भाषा अधिगम सिखाया जाता है। एडमोडो की हम बात कर रहे थे, तो एजुकेशनल कम्युनिकेशन, स्टूडेंट के पेरेंट्स और उनके टीचर्स के बीच में कोलैबोरेशन, कम्युनिकेशन के लिए बनाया गया है। स्पेशली ये कोचिंग के लिए यूज़ होता है, ठीक है? प्लस 2 तक के जो स्कूल के टीचर्स और पेरेंट्स होते हैं, उनके लिए बनाया जाता है। इसमें टीचर ना सिर्फ पेरेंट्स के साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, बल्कि जो भी ऑनलाइन पढ़ाते समय का कंटेंट होता है, जैसे पीडीएफ्स हम आपको देते हैं, ग्रुप्स में शेयर करते हैं, वैसे ही अगर पेरेंट्स के साथ कंटेंट शेयर करना होगा, तो उसके लिए एडमोडो यूज़ हो सकता है। क्विज़ इसमें हम जनरेट कर सकते हैं एज़ अ टीचर, असाइनमेंट्स हो सकती हैं, ओके? तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें दोनों स्टेटमेंट सही हैं। Which of the following are the components of pedagogical analysis of teaching and learning? So pedagogical analysis क्या होता है, सबसे पहले हम ये देखेंगे। So pedagogy किससे जुड़ा हुआ है? pedagogy का मतलब होता है एक आर्ट एंड साइंस ऑफ टीचिंग स्कूल चिल्ड्रन। अब देखो, छोटे बच्चों को बिल्कुल फर्स्ट, सेकंड, नर्सरी, केजी के बच्चों को पढ़ाने का अलग तरीका होता है। 10th प्लस 2 तक के बच्चों को पढ़ाने का अलग तरीका होता है। कॉलेज लेवल के बच्चों को पढ़ाने का अलग तरीका होता है, और जैसे आप लोग कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हो, आपको पढ़ाने का अलग तरीका है। तो जो आर्ट होता है स्कूल के बच्चों को पढ़ाने का, जो बीएड इत्यादि में सिखाया जाता है, वो पेडागोजी के अंदर आता है। सो इसमें पूछा है कि इसके कंपोनेंट्स कौन-कौन से हैं टीचिंग लर्निंग के दौरान। तो सबसे पहला है ऑब्जेक्टिव फॉर्मुलेशन, बिल्कुल सही है कि छोटे बच्चों को पढ़ाने से पहले आपको पता होना चाहिए कि क्या आपका उद्देश्य है, उसका निर्माण अच्छे से करना ज़रूरी है। उसके बाद है सिलेक्शन ऑफ टीचिंग मेथड्स एंड मटेरियल, की क्या मेथड से आप पढ़ाओगे, आप बच्चों को आज का टॉपिक गेम्स के ज़रिए पढ़ाओगे, वीडियोज़ दिखाकर पढ़ाओगे या बुक में से पढ़ाओगे। तो वो सिलेक्शन ऑफ टीचिंग मेथड और मटेरियल जो है उसको सिलेक्ट करना ज़रूरी है। तो ए एंड बी देखो कहाँ पर है, यहाँ पर ए नहीं है, यहाँ पर बी नहीं है, यहाँ पर भी ए नहीं है, तो हम आंसर तक पहुँच गए। दैट इज़ कंटेंट एनालिसिस, अच्छे से एनालाइज़ करना कि हमारी सामग्री जो है वो सही है, बच्चों को आसानी से समझ आएँगी चीज़ें या नहीं। सिलेक्शन ऑफ इवैल्यूएशन डिवाइसेज़ की मूल्यांकन करने के लिए हमें क्या-क्या करना चाहिए। तो ये सवाल एक तो आप लोगों से ऐसे पूछा गया है, और थोड़ा-सा घुमा-फिरा करके भी पूछा जा सकता है, बट बातें और 4 पॉइंट्स यही एज़ इट इज़ रहेंगे। दैट इज़ ऑप्शन नंबर 3। इन सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग मेटाकॉग्निटिव नॉलेज इंक्लूड्स व्हाट? सो मेटाकॉग्निटिव नॉलेज क्या होता है? अभी भी देखो जून 2024 में यूजीसी नेट में मेटाकॉग्निशन का क्वेश्चन एज़ इट इज़ पूछा गया था, राइट? मेटाकॉग्निशन होता है अपने आप की लर्निंग को समझना। अब जैसे मैं बोल रही हूँ, मान लीजिए कि मैं बोलती हूँ कि मैं टीचिंग एप्टीट्यूड मैंने जब एग्ज़ाम में पढ़ा था, तो मैंने 2 घंटे में पूरा सिलेबस पढ़ लिया था, ठीक है? कोई बच्चा बोलेगा कि 2 घंटे में नहीं, मुझे तो हो सकता है कि 2 दिन लग जाएँ। कई बच्चे बोलेंगे कि 6 से 7 घंटे में हम लोग उसको कर सकते हैं। तो अगर आप अपनी लर्निंग एबिलिटीज़ को समझ जाते हो, उस अकॉर्डिंग तैयारी करते हो, तो उसको मेटाकॉग्निशन बोला जाता है। जैसे कई बच्चे होते हैं जिनको अपनी हैंडराइटिंग में ही समझ आता है, कई ऐसे जो पीडीएफ्स में से भी पढ़ लेंगे, कई ऐसे जो पीडीएफ को प्रिंट करवा कर पढ़ेंगे, बुक बनाकर उसकी पढ़ेंगे। तो ये मेटाकॉग्निशन होता है, जो अपने आप की एबिलिटीज को हम समझते हैं कि हम कैसे समझ पा रहे हैं, कैसे पढ़ पा रहे हैं। ठीक है, तो सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग में मेटाकॉग्निटिव नॉलेज के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं? सो इसके अंदर कॉन्टेक्चुअल नॉलेज होता है या नहीं? अगला है फैक्चुअल नॉलेज। कॉन्टेक्चुअल नॉलेज हमें बोलता है कि जो भी जिस भी कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं, तो ये होना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है? अगला आ जाता है फैक्चुअल नॉलेज, की तथ्यों के बारे में भी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल सही। इसके बाद आ जाता है प्रोसीजरल नॉलेज, एब्सोल्युटली ट्रू। टेक्नोलॉजी का नॉलेज होना ज़रूरी नहीं है, और प्रैक्टिकल नॉलेज भी होना ज़रूरी नहीं है। तो सही आंसर आ जाएगा ए, बी एंड सी, राइट? इसके अलावा इसके अलावा भी नॉलेज होते हैं, ए, बी, सी तो है ही, ठीक है? इसके अलावा होता है एक
डिक्लेरेटिव नॉलेज, ठीक है, प्रोसीजरल हम लोगों ने पढ़ लिया, और एक होता है कंडीशनल नॉलेज। सो ये 5 प्रकार के नॉलेज होते हैं, ये 3, और डिक्लेरेटिव और कंडीशनल, इसको नोट कर लेना, ठीक है। Which learning style involves the extent to which students approach learning material in a way that helps them understand the meaning of the material? एक ऐसे लर्निंग स्टाइल को हमें यहाँ पर ढूंढ कर निकालना है जिसमें स्टूडेंट इस तरीके से लर्निंग मटेरियल की ओर बढ़ते हैं, इस तरीके से लर्निंग मटेरियल को अप्रोच करते हैं जिससे वो मटेरियल उन लोगों को मदद करेगा उस कॉन्सेप्ट को आसानी से समझने में। तो ऑप्शंस है सरफेस स्टाइल्स, इम्पल्सिव स्टाइल्स, डीप स्टाइल या फिर रिफ्लेक्टिव स्टाइल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, दैट इज डीप स्टाइल्स, ठीक है। सो लर्निंग स्टाइल्स में डीप स्टाइल्स होता है जिसका डायरेक्ट डेफिनेशन यहाँ पर है। उसके बाद एक आ जाता है प्रैक्टिकल स्टाइल, प्रैक्टिकल के जरिए जिसमें सिखाया जाता है। एक है सरफेस स्टाइल, ठीक है। सरफेस स्टाइल क्या होता है, लर्नर इसमें जो एक टास्क दिया गया है उसके लिए जो जो रिक्वायरमेंट्स है सिर्फ उतना ही पढ़ते हैं, प्रॉपरली वो चीजों को नहीं समझते, वो सिर्फ याद रखते हैं, रट्टा मारते हैं एक तरह से, उसको सरफेस स्टाइल्स बोला जाता है, ठीक है। और लास्ट है इम्पल्सिव स्टाइल, जिसका दूसरा नाम इम्पल्सिव और सॉरी रिफ्लेक्टिव स्टाइल को इम्पल्सिव स्टाइल भी बोला जाता है, ठीक है। ये उनके लिए यूज किया जाता है जो लर्नर्स बहुत ज्यादा स्लो होते हैं, कई बच्चे बहुत धीरे धीरे चीजों को समझते हैं ना, कि शुरू में वो गलतियां भी करेंगे, फिर रिपीट करेंगे, फिर समझेंगे, तो रिफ्लेक्टिव या फिर इम्पल्सिव स्टाइल उनके लिए होता है। when competent readers encounter new sentences, एक रीडर जब एक कोई नई सेंटेंस को समझता है इन देयर नेटिव लैंग्वेज, अपनी देशज भाषा में, अपनी जो लैंग्वेज है उसमें किसी सेंटेंस को वो समझता है, एंड दे रीड देम ऑटोमेटिकली, और उसके बाद क्या करता है, वो एक बार उसको समझ लिया उसके बाद वो अपने आप ही उनको पढ़ लेते हैं। तो ये कौन सा ट्रांसफर होता है, कौन सी लर्निंग का ये एग्जाम्पल है, हाई रोड, नियर ट्रांसफर, लो रोड या फार ट्रांसफर? तो इसका सही आंसर है लो रोड ट्रांसफर। अब बाकी के जो ट्रांसफर्स हैं, हाई रोड, नियर और फार, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी डेफिनेशन मैं यहाँ पर नहीं बताऊंगी, जो अंकिता सूद नाम का एक टेलीग्राम चैनल मैंने बताया उसको सर्च कर लीजिए, अंकिता सूद नाम का, मेरी फोटो भी लगी हुई है, उसमें सर्च कर लीजिए, और वहां पर आप लोगों को इसका अपने हैंड रिटन नोट्स का मैं फोटो भेज देती हूँ जिसमें सारे ट्रांसफर आ गए हैं, जल्दी से इसको ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। स्टेटमेंट 1 बोलती है इन टीचर सेंटर्ड लर्निंग द टीचर गिव्स अप द ट्रेडिशनल डिसीजन मेकिंग रोल एंड चूजेस इंस्टेड द रोल ऑफ फैसिलिटेटर हु फोकसेस ऑन स्टूडेंट्स फीलिंग्स। तो टीचर सेंटर्ड लर्निंग में क्या होता है, जिसमें टीचर फोकस रखता है कि कैसे पढ़ाना है, क्या मेथड यूज करना है। इसमें बोल रहे हैं कि टीचर क्या करते हैं, गिव अप कर देते हैं ट्रेडिशनल डिसीजन मेकिंग रोल को, ठीक है, पारंपरिक निर्णय लेने वाली भूमिका इसमें टीचर छोड़ देते हैं, एंड वो किसको चूज करते हैं, एक फैसिलिटेटर का रोल उसमें चूज करते हैं जिसमें वो स्टूडेंट्स की फीलिंग्स पर फोकस रखेंगे। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, स्टूडेंट्स के बारे में टीचर सेंट्रिक में सोचा ही नहीं जाता, इतना ज्यादा तो बिल्कुल भी नहीं। स्टेटमेंट 2 बोलती है लर्नर सेंटर्ड मेथड वो है जिसमें टीचर, जैसे स्टूडेंट एक वर्ल्ड को देखते हैं वैसे ही टीचर भी उसको देखने, संसार को, दुनिया को देखने लग जाते हैं, और लर्नर सेंटर में टीचर एक ऐसा एटमॉस्फेयर बना देते हैं जिसमें कम्युनिकेशन करना आसान होता है। तो लर्नर सेंटर्ड मेथड में टीचर का कोई भी रोल नहीं होता, टीचर ये सब चीजें लर्नर सेंटर्ड मेथड के अंदर कभी भी नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसलिए दोनों स्टेटमेंट्स गलत हैं। The organized bodies of information stored in memory that bias the way new information is interpreted, stored and recalled is known as what? So ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, ठीक है। अगर हमारे दिमाग में हम इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं और उसको इंटरप्रेट, रीस्टोर और रिकॉल करते हैं तो उस स्टेटमेंट को स्कीमा बोला जाता है। स्टूडेंट्स, अगर सेशन पसंद आ रहा है और चाहते हो कि मैं ऐसे ही, जैसे मैंने अभी दिसंबर 2023 के रिसर्च के क्वेश्चंस लाए, टीचिंग के क्वेश्चंस लाए हैं, वैसे ही रिसर्च के, कम्युनिकेशन के क्वेश्चंस आपके साथ लेकर आती रहूं, मुझे कमेंट करके बता दो, और अगर सेशन पसंद आ रहा है मुझे थोड़ा मोटिवेट करने के लिए कमेंट भी जरूर कर देना। The ability to generate unusual लेकिन appropriate responses to problems
or questions is known as convergent thinking. So divergent और convergent thinking बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है. Okay. सो कन्वर्जेंट थिंकिंग को हिंदी में लिखा हुआ है अभिसारी सोच. सो कन्वर्जेंट थिंकिंग बेसिकली क्या होता है, अब देखो मान लो मेरे पास ना किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन बहुत सारे निकल कर आ रहे हैं, ठीक है. अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि कौन सा सॉल्यूशन मैं फॉलो करूं, तो उसके लिए हम कन्वर्जेंट थिंकिंग का यूज करते हैं और उन सब में से एक सिंगल बेस्ट सॉल्यूशन ढूंढते हैं, ठीक है. एक सही आंसर ढूंढना चाहिए अगर मल्टीपल पॉसिबिलिटीज में हम कंफ्यूज हो रहे हैं. तो अनयूजुअल लेकिन अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स जो होता है प्रॉब्लम का, उसको सर्च करने की यहाँ पर बात की गई है. तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है. स्टेटमेंट 2 बोलती है एबिलिटी टू प्रोड्यूस रिस्पॉन्सेज दैट आर बेस्ड ऑन प्राइमरली ऑन नॉलेज एंड लॉजिक, उसको डाइवर्जेंट थिंकिंग बोलते हैं. कि जो हमारे पहले के नॉलेज और लॉजिक के बेस पर हम रिस्पॉन्सेज या रिजल्ट्स तक पहुंचते हैं, वो डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है. यानी कि अब सारी सोच होती है. ऊपर वाली अभी सारी सोच थी, ये नीचे वाली डाइवर्जेंट यानी कि अब सारी सोच है. सो डाइवर्जेंट क्या होता है, डाइवर्ट हो जाना. एक रास्ते पे चल के आगे दो रास्ते आगे हम बोलते हैं यहाँ से तो रास्ता डाइवर्ट हो रहा है, ठीक है. तो डाइवर्जेंट का मतलब ऐसे याद रख के मल्टीपल सॉल्यूशन आप देख सकते हो. तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. अ गुड एग्जामिनेशन सिस्टम शुड, अच्छी परीक्षा प्रणाली क्या चाहती है, एक रिकॉग्नाइज करती है एक बच्चे की क्रिएटिविटी, उनकी रचनात्मकता को पहचानती है, नहीं, ठीक है. रिकॉग्नाइज्ड चाइल्ड इंडिविजुअलिटी, व्यक्तिगतता पहचानती है एक बच्चे की. एनकरेज करती है रोट लर्निंग को. गुड एग्जामिनेशन क्या रोट लर्निंग को एनकरेज करता है या नहीं करता है. सो एक एग्जामिनेशन सिस्टम जो होता है वो बच्चों में, देखो बच्चे एग्जाम से एक रात पहले पढ़ के रट्टा मार कर भी पेपर पास कर लेते हैं, तो ये रोट लर्निंग को भी करते हैं, और लेकिन एग्जामिनेशन नई थिंकिंग को इम्प्रूव या एनकरेज नहीं करता है. तो सही आंसर क्या है, बी एंड सी, दैट इज ऑप्शन नंबर 2. In which of the following strategies of cooperative learning students are separated into an inner circle and outer circle. So आपको बोला है कि cooperative learning का टाइप है जिसमें स्टूडेंट्स को दो सर्कल में डिवाइड किया जाता है, एक आउटर सर्कल बन जाता है, एक इनर सर्कल बन जाता है. मान लीजिए यहाँ पर कुछ बच्चे ऐसे सर्कल बनाकर बैठे हैं और कुछ बच्चे इस तरीके से बाहर सर्कल बनाकर बैठे हैं. Students in inner circle discuss and students in outer circle listen to the discussion. ये बोल रहा है कि जो अंदर वाला सर्कल है ये बच्चे डिस्कस कर रहे हैं किसी एक गिवन टॉपिक को, और बाहर वाले बच्चे क्या कर रहे हैं, सिर्फ उसको सुन रहे हैं, उस चर्चा को सुन रहे हैं. तो ये कौन से टाइप का कोऑपरेटिव लर्निंग यानी कि सहकारी अधिगम का प्रकार है. ऑप्शंस है स्नोबॉल, फिश बाउल, जिगसॉ, थिंक पेयर शेयर. तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये. सबसे पहला जो ऑप्शन आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा है वो हम देखेंगे जिगसॉ. जिगसॉ जो होता है ये भी एक कोऑपरेटिव लर्निंग का ही टाइप होता है जिसमें स्टूडेंट्स क्या करते हैं, छोटे छोटे ग्रुप्स में स्टूडेंट्स को इस तरीके से डिवाइड कर दिया जाता है और स्टूडेंट को एक स्पेसिफिक टॉपिक दिया जाता है और उस टॉपिक पर उनको जितना भी नॉलेज है वो डिस्कस करते करते स्टूडेंट उस टॉपिक में एक्सपर्ट बन जाते हैं. इसमें किसी भी तरीके का इनर सर्कल या आउटर सर्कल नहीं होता. तो कंफ्यूजन वाला पॉइंट सिर्फ बच्चों में यही रहता है. तो इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर पे हम अब डायरेक्टली जाते हैं जो कि है ऑप्शन नंबर 2, दैट इज फिश बाउल. फिश बाउल की डायरेक्ट डेफिनेशन यही है कि इसमें दो सर्कल बनाए जाते हैं, अंदर के सर्कल वाले बच्चे डिस्कस करते हैं और बाहर के सर्कल में जो बच्चे होते हैं वो सिर्फ सुन रहे होते हैं. सेम क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, इन कोलैबोरेटिव लर्निंग फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजीज लिसनिंग स्किल इज डेवलप्ड. लिसनिंग स्किल को डेवलप करने के लिए सबसे बेहतर कौन सी स्ट्रेटेजी है. तो इस क्वेश्चन का सही आंसर भी होगा फिश बाउल, दैट इज ऑप्शन नंबर 1. Which of the following curriculum development models come under technical scientific model? Curriculum development models के ये नाम दिए गए हैं, ठीक है. 4 मॉडल्स के नाम दिए हैं, ओपन क्लासरूम मॉडल, टाबाज मॉडल, वेनस्टीन एंड फैंटिनी मॉडल और रोजर्स मॉडल ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशन.
ये सब क्या है? करिकुलम डेवलपमेंट यानी कि पाठ्यक्रम विकास करने के मॉडल्स हैं जो आपको रूल्स बताते हैं कि कैसे पाठ्यक्रम डेवलप किया जाता है। लेकिन इसमें आपको बोला है कि टेक्निकल साइंटिफिक मॉडल इनमें से कौन-सा है? सो टेक्निकल साइंटिफिक मॉडल है टाबाज़ मॉडल, ठीक है? ओपन क्लासरूम मॉडल नॉन टेक्निकल मॉडल है, तो ये आप लोगों को नोट कर लेना है। ओपन क्लासरूम मॉडल नॉन टेक्निकल, नॉन साइंटिफिक है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम रोजर और ये दोनों ऑप्शन 3 रोजर और विंस्टन और फेंटिनी बोले, ये भी सेम कैटेगरी में आता है, नॉन टेक्निकल नॉन साइंटिफिक। ठीक है, सो टेक्निकल एंड साइंटिफिक में एक तो टाबास मॉडल आ गया, दूसरा होता है हनकिंस मॉडल। ठीक है, हनकिंस मॉडल, और तीसरा होता है गुड लैड मॉडल। तो ये तीन क्या है? टेक्निकल साइंटिफिक मॉडल होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, एग्जाम में बहुत बार आया है। Which of the following statements best describe brainstorming method of teaching? So brainstorming बुद्धिशीलता पद्धति को सबसे अच्छा कौन सी स्टेटमेंट डिस्क्राइब करती है? इसमें क्या होता है? बेसिकली ब्रेनस्टॉर्मिंग में बच्चों को एक ग्रुप में बिठा दिया जाता है और उनको एक टॉपिक दे दिया जाता है। अब जिन बच्चों को तो टॉपिक के बारे में नॉलेज है वो तो अपना वहाँ पर बात रखेंगे सबके सामने, नॉलेज शेयर करेंगे। जिन बच्चों को उस टॉपिक के बारे में आइडिया नहीं है वो यहाँ पर सुन कर ही चीज़ों को समझ जाएँगे। ठीक है? दिमाग पर ज़ोर लगाना, इस तरीके से हम इसको याद रख सकते हैं। इसलिए क्या होता है? प्रोडक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ आइडियाज़, स्मॉल स्टेप प्रेजेंटेशन विद फीडबैक, कि छोटी सी प्रेजेंटेशन दी जाती है जिसमें बच्चों को फीडबैक भी दिया जाता है। कंटेंट डिलीवरी इन लिक्विड लैंग्वेज, यानी कि बस जैसे टीचर्स आते हैं लेक्चर देते थे ट्रेडिशनल तरीके से, वही लिक्विड फॉर्म में दिया जाता है, ये गलत होगा। थीम बेस्ड इंटरेक्शन अमंग पार्टिसिपेंट्स, सो थीम बेस्ड इंटरेक्शन तो होती है पार्टिसिपेंट्स के बीच में, लेकिन बेस्ट डिस्क्राइब बोला है कि 2-3 आंसर अगर आपको सही लग रहे हैं तो उसमें से बेस्ट कौन सा होगा? तो बेस्ट है प्रोडक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ आइडियाज। ये ब्रेनस्टॉर्मिंग का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। What is the correct sequence of stages in cycle of experiential learning? So, अनुभवात्मक अधिगम के चक्र में चरणों का सही क्रम आप लोगों को पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन भी हम अपकमिंग जो एग्जामिनेशंस हैं उनमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए कंक्रीट एक्सपीरियंस, रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुअलाइजेशन और एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन। तो सबसे पहले तो हमें इसमें कंक्रीट एक्सपीरियंस चाहिए, बिल्कुल अनुभव होना चाहिए, क्योंकि इसका नाम ही एक्सपीरियंशियल लर्निंग है। ठीक है, तो एक ठोस एक्सपीरियंस हमारे पास सबसे पहले होना चाहिए। तो ए सबसे पहले आएगा, ये दो ऑप्शंस हमने डिलीट कर दिए। इसके बाद रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन आ जाएगा, बिल्कुल सही है। फिर एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुअलाइजेशन आ जाएगा और फिर एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन आ जाएगा। तो यही सीक्वेंस सही है, ए बी सी एंड डी। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स मीन, लर्निंग ऑब्जेक्टिव, अब मैं आप लोगों को कुछ पढ़ा रही हूँ, आप लोग पढ़ रहे हो, समझ वो चीजें आ रही हैं या नहीं? ठीक है, तो उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? लर्निंग एक्सपीरियंस, कि कितना एक्सपीरियंस है आपके पास सेम चीज पढ़ने का। कंसाइज आउटकम्स, नहीं। संक्षिप्त में परिणाम, नो। एकेडमिक अचीवमेंट, नहीं। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं इंटेंडेड लर्निंग आउटकम्स, कि इच्छित सीखने के परिणाम, कि जो आप सीखना चाहते थे वो आपने सीखा या नहीं। ओके, दैट इज कॉल्ड लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। Which of the following is considered as objective of language understanding? So भाषा की समझ के लिए यहाँ पर उद्देश्य के बोले गए हैं, कौन सा सही होगा? यूज वोकैबुलरी, शब्दावली, इंग्लिश की जो वोकैबुलरी है, हिंदी की वोकैबुलरी को यूज करना, नो। एक्सप्लेन द स्टेटमेंट। अगला है स्टेट द सेंट्रल थीम इन योर ओन वर्ड्स, की जो भी उस पर्टिकुलर जो भी बात हमने बताई, जो भी हमने आपको सिखाया, उसका मेन थीम क्या थी, अपने शब्दों में उसको बयान करना है, बिल्कुल सही। ठीक है, लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग होती ही यही है। जैसे आप लोगों को यूनिट नंबर 3 कॉम्प्रीहेंशन आता है, एक पैराग्राफ के बेस पर 5 क्वेश्चंस होते हैं। उसमें एक क्वेश्चन बहुत बार ये होता है कि बताइए जो पूरा पैसेज आपने पढ़ा उसमें क्या उसकी थीम निकल कर आ रही है, वो अपने शब्दों में बताओ। तो वो सेंट्रल थीम होती है, अपने शब्दों में जो लिखते हैं, दैट इज टेकन अंडर ऑब्जेक्टिव ऑफ लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। The cognitive domain of communication involves
मैटर रिलेटेड टू व्हाट? सो कॉग्निटिव मैंने आपको बताया है मेंटल एबिलिटीज, कि कोई बच्चा कितना सीखता है, कितना याद रखता है, उसकी दिमाग की स्थिति क्या है, दैट इज कॉल्ड कॉग्निटिव डोमेन। तो इमोशंस है नो, फैंटेसी है नो, एस्केपिज्म है नो। सही आंसर क्या है? नॉलेज। दैट इज ऑप्शन नंबर 2। वेरी इजी क्वेश्चन। एज पर दी मैथमेटिक्स करिकुलम एट प्राइमरी लेवल, प्राइमरी स्कूल के बच्चों का जो मैथमेटिक्स का करिकुलम होता है, पाठ्यक्रम होता है, while teaching data handling, learning objectives could be, so it could be to learn to collect and present the data, कि आप कैसे मैथ्स के लिए छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए डेटा कलेक्ट करते हो, फिर कैसे उसको प्रेजेंट करते हो ताकि बच्चे आसानी से इजीएस्ट वे में उसको समझ सकें। टू लर्न टू ड्रॉ इन्फेरेंसेस फ्रॉम डेटा, जो भी डेटा आपने कलेक्ट किया है उसका निष्कर्ष निकालकर बच्चों को लास्ट में जरूर बताना है। टू लर्न टू ड्रॉ अ बार ग्राफ और अ पिक्टोग्राफ टू प्रेजेंट डेटा, कि जो भी डेटा आ रहा है उसको फोटोज के जरिए, एक ग्राफ के जरिए बच्चों तक प्रेजेंट करना ताकि वो उसको आसानी से समझ सके। तो ऑल द स्टेटमेंट्स आर एब्सोल्युटली करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ लर्नर्स कल्चरल बैकग्राउंड हैज नो इम्पैक्ट ऑन हिज और हर लर्निंग एक्सपीरियंस। ये बोल रहा है कि एक बच्चे की, ये क्वेश्चन हमने आई थिंक ये रिपीट हो चुका है, फिर भी मैं बता देती हूँ। अ लर्नर्स कल्चरल बैकग्राउंड, एक बच्चा किस कल्चर से आ रहा है उसका उसकी लर्निंग एक्सपीरियंस पर कोई प्रभाव नहीं होता। ये स्टेटमेंट गलत है। आप अगर देखो, एक बच्चा किसी बहुत अच्छे स्कूल, एक सिटी का बच्चा है, ठीक है, बहुत अच्छी बैकग्राउंड उसकी क्वालिफिकेशन की है, वहां से आ रहा है तो उसके लर्निंग एक्सपीरियंस में, और एक बच्चा जो छोटे से गांव से बचपन से सरकारी स्कूल का पढ़ा हुआ है वो जा रहा है, तो कहीं ना कहीं डिफरेंस होता है। मैं सबकी बात नहीं कर रही, यहाँ पर कल्चरल बैकग्राउंड की बात हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है जेंडर इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग प्रिडिक्टर ऑफ एकेडमिक अचीवमेंट। ये बोल रहा है कि जेंडर से कोई फर्क नहीं पड़ता आपके अचीवमेंट पर, ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। तो फर्स्ट फॉल्स है, सेकंड ट्रू है। Who among the following is the national coordinator for engineering courses to be launched on स्वयं प्लेटफॉर्म? तो देखिए स्टूडेंट, स्वयं प्लेटफॉर्म में जितने भी कोर्सेज होते हैं उन सभी कोर्सेज को हैंडल करने के लिए 9 नेशनल कोऑर्डिनेटर्स बनाए गए हैं। तो इस क्वेश्चन में पूछा है कि इंजीनियरिंग कोर्सेज को कौन सा कोऑर्डिनेटर हैंडल करता है। अब देखिए यहाँ पर कोऑर्डिनेटर का मतलब होता है कि हर एक कोर्स के लिए एक अलग फील्ड बनाई हुई है। जैसे इंजीनियरिंग के लिए कोई और डिपार्टमेंट है, कोई और कोऑर्डिनेटर है, स्कूल एजुकेशन के लिए कोई अलग कोऑर्डिनेटर है, राइट। एंड कोऑर्डिनेटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर होती है कि वो जितने भी कोर्सेज हैं उनको प्रिपेयर भी करें, उनको मैनेज भी करें और टाइम टू टाइम उसको अपडेट भी करते रहें। सो इंजीनियरिंग की बात की गई है, ऑप्शंस है AICTE, NCERT, NPTEL या फिर UGC। तो देखिए स्टूडेंट्स, NCERT तो नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये है आपका स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड। ओके, AICTE, टीई का मतलब होता है यहाँ पर टेक्निकल एजुकेशन, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। तो ये जितने भी आपके टेक्निकल कोर्सेज हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। यूजीसी रिस्पॉन्सिबल होता है पोस्ट ग्रेजुएशन एंड नॉन टेक्निकल कोर्सेज के लिए। तो सही आंसर है यहाँ पर नेप्टेल, दैट इज NPTEL। ये है आपका रिस्पॉन्सिबल इंजीनियरिंग के कोर्सेज को हैंडल करने के लिए इन स्वयं प्लेटफॉर्म। सभी कोऑर्डिनेटर्स की डिटेल्स आप देख सकते हो, ये फुल फॉर्म्स भी पढ़ लीजिए एंड यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है कि किस तरीके के कोर्सेज को ये हैंडल करते हैं। सो नेप्टेल की फुल फॉर्म है नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एनहांस्ड लर्निंग, एंड ये स्पेशली इंजीनियरिंग कोर्सेज के लिए बनाया गया है। Which of the following is included in the teaching of understanding level? So understanding level से related terms हमें ढूंढनी है। Application, यानी कि जो नॉलेज हमारे पास है उस नॉलेज को अप्लाई करना। कंपैरिजन, एक किसी टॉपिक के बारे में हमें पता है उसको अपने किसी नए टॉपिक या अपने पुराने नॉलेज के साथ कंपेयर करना। एब्स्ट्रैक्शन, जिसको अमूर्तन कहा जाता है। और एक्सप्लोरेशन, यानी कि एक्सप्लोर करना, जिस चीज के बारे में हमें कुछ नहीं पता होता उसके बारे में थोड़ा सा भी जब हम नॉलेज लेने लगते हैं तो उसको एक्सप्लोरेशन बोलते हैं। सो अंडरस्टैंडिंग लेवल में हम एक्सप्लोर करते हैं चीजों को जिसके बारे में हमें कुछ भी पता नहीं होता या थोड़ा सा नॉलेज होता है। अब ये जो बाकी के 3 टर्म्स हैं, अपकमिंग एग्जाम में इनमें से भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, टर्म्स रिकॉल, रिकॉग्निशन यानी कि पहचानना, और रिटेंशन यानी कि प्रतिधारणा। रिटेंशन का मतलब होता है किसी चीज को रिटेन करना, अपने दिमाग में फिक्स कर लेना सुनने के बाद या पढ़ने के बाद। ये चीजें आती हैं मेमोरी लेवल में। रिफ्लेक्टिव लेवल में आता है हमारे पास कंपैरिजन,
ठीक है। रिफ्लेक्टिव लेवल हमें बताता है कि अगर आपके पास चीजें हैं, दो जगह से आपने कुछ नॉलेज लिया या दो चीजों के बारे में आपको ज्ञान है, तो आप उनके बीच में तुलना कैसे करोगे कि कौन सी सही है कौन सी गलत है। एप्लीकेशन, जो नॉलेज है उसको रियल लाइफ में कहाँ अप्लाई करना है, और एब्स्ट्रैक्शन यानी कि अमूर्तन। तो ये शुरू के तीन ऑप्शंस जो हैं ये आपके रिफ्लेक्टिव लेवल से जुड़े हुए हैं, जो कि अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। Next is, which of the following model is used for the development of e-content for MOOC on स्वयं? So देखिए, स्वयं के अंदर हमें पता है कि 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। ये 4 क्वाड्रेंट्स में एक क्वाड्रेंट ऐसा है जो हमें ई कंटेंट प्रोवाइड करवाता है, यानी कि अपनी पढ़ाई के लिए पीडीएफ या फिर स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, दैट इज 4 क्वाड्रेंट्स। देखिए बाकी के 3 क्वाड्रेंट्स क्या हैं? वीडियो लेक्चर्स, स्पेशली प्रिपेयर्ड रीडिंग मटेरियल जिसको कि हमने ई कंटेंट अभी बोला, ओके, सेल्फ असेसमेंट जिससे कि आपके टेस्ट वगैरह होते हैं, क्विजेस होते हैं, ऑनलाइन डिस्कशन कि आपको कोई भी डाउट है तो आप यहाँ पर डिस्कस कर सकते हो, आपको उसके सॉल्यूशन जरूर मिलता है। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग CBCS? तो चलिए पहले तो वीडियो को पॉज करके आप मुझे फुल फॉर्म बता दीजिए कि CBCS टीचिंग में क्या होता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही आएगा, ठीक है। तो CBCS is a framework to provide choices for electives एंड ऑप्शनल टू स्टूडेंट्स। ये बच्चों को अपनी पसंद के सब्जेक्ट्स सेलेक्ट करने में मदद करता है, बिल्कुल करता है, बट यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट बोला है, तो ये तो CBCS के रिगार्ड में सही है, तो इसको हम गलत कर देंगे। ठीक है, CBCS कैन बी इम्प्लीमेंटेड ओनली थ्रू ऑनलाइन प्रोग्राम्स। ये बोल रहे हैं कि CBCS को सिर्फ ऑनलाइन प्रोग्राम्स के जरिए आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, लागू कर सकते हैं। ये इसके लिए गलत स्टेटमेंट है, ओके। ये इसके लिए गलत स्टेटमेंट है, हमें इनकरेक्ट ही ढूंढना था, तो यहाँ पर देख सकते हो आप। सो सही आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच अमंग दीज इज अ डायमेंशनल टीचिंग एड? सो डायमेंशनल टीचिंग एड वो कौन सा टीचिंग एड ऐसा है जो कि किसी डायमेंशन यानी कि किसी आयामी के ऊपर काम करता है? ब्लैक बोर्ड नहीं है, डिस्प्ले बोर्ड भी नहीं है, पिक्चर्स भी डायमेंशनल टीचिंग एड्स नहीं है, तो सही आंसर है मॉडल्स। एंड मॉडल्स की जब भी हम बात करते हैं तो मॉडल बेसिकली 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन है किसी भी रियल चीज का, एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स का और रियल थिंग्स का डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन है, एंड ये 3 डायमेंशन पर काम करता है, ओके। A teacher designing a lesson on cultural diversity for a college class in anthropological plans to what? So यहाँ पर देखो एक एग्जाम्पल, एक रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ क्वेश्चन जो है फ्रेम किया गया है। इसमें बोला है कि एक टीचर एक लेसन बना रहे हैं किस पे? सांस्कृतिक विविधताओं के ऊपर, ओके। हर एक संस्कृति में जो विविधता होती है उसके ऊपर एक लेसन प्लान कर रहे हैं, स्पेशली फॉर कॉलेज के बच्चे। तो यहाँ पर क्या चीज, कौन सी स्टेटमेंट इसको सही डिफाइन कर रही है? लेक्चर ऑन मेजर कल्चरल ग्रुप एंड अराउंड द वर्ल्ड एंड देयर ट्रेडिशंस, नो। एनालाइज आर्टिफैक्ट्स एंड सिंबल्स फ्रॉम डिफरेंट कल्चर्स, अलग अलग कल्चर्स के आर्टिफैक्ट्स और उनके सिंबल्स को हमें क्या करना है? समझना है, और अपने मीनिंग में या उनको उनके मीनिंग में हमें एक्सप्लेन करना है, उनके मीनिंग को हमें एक्सप्लेन करना है। नहीं, ये भी नहीं होता। नेक्स्ट है, ऑर्गेनाइज अ सिमुलेशन वेयर स्टूडेंट्स एक्सपीरियंस एस्पेक्ट्स ऑफ अ स्पेसिफिक कल्चर, नो। लास्ट ऑप्शन है, फैसिलिटेट अ डिबेट ऑन द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन कल्चरल आइडेंटिटीज। तो ये होगा आपका सही आंसर, कि अगर हमें बच्चों को सांस्कृतिक विविधता के बारे में बताना है तो उनकी सांस्कृतिक पहचान पर वैश्वीकरण के प्रभाव यानी कि ग्लोबलाइजेशन का क्या प्रभाव पड़ा है, उस वो एक टॉपिक देकर बच्चों को बोलेंगे डिस्कस करो, तो ऐसे करके वो चीजों को ज्यादा सीख पाएंगे, ओके। सो स्टूडेंट्स, मैंने आपको होमवर्क दिया था CBCS की फुल फॉर्म बताने के लिए। तो CBCS होता है चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। ये बच्चों को अलाउ करता है टू चूज विच ऑफ द फॉलोइंग: इंटरडिसिप्लिनरी, इंट्राडिसिप्लिनरी, स्किल ओरिएंटेड पेपर्स यानी कि जिससे आपकी स्किल डेवलप होती है, ओपन बुक एग्जामिनेशन, नो। कैटलॉगिंग सर्विसेज, नो। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 2 एंड 3। चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम स्टूडेंट्स को ये परमिशन देता है कि वो
इंटरडिसिप्लिनरी और इंट्राडिसिप्लिनरी मतलब देखिए, मान लीजिए आप नॉन मेडिकल रखते हो, तो नॉन मेडिकल में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश और आईपी आपके सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, ये 5 सब्जेक्ट्स हैं। लेकिन सीबीसीएस हमें अलाउ करता है कि आप इनमें से फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तो आपको नॉन मेडिकल में पढ़ना ही पड़ेगा। इसके अलावा आप एक्स्ट्रा सब्जेक्ट जैसे कि हिस्ट्री भी पढ़ सकते हो, आपका मन है आप इकोनॉमिक्स भी पढ़ सकते हो। तो ये होता है इंटरडिसिप्लिनरी और इंट्राडिसिप्लिनरी, जो कि हमें सीबीसीएस अलाउ करता है। ओके, सीबीसीएस को यूजीसी ने लॉन्च किया है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के बारे में आपने पढ़ा है, उसको सीबीसी को यूजीसी ने ही लॉन्च किया है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रही हूँ और कि बताइए सीबीसीएस को यूजीसी ने कौन से ईयर में लॉन्च किया था, कौन से ईयर में इंट्रोड्यूस किया था। नेक्स्ट इज मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है, लेवल्स ऑफ टीचिंग और उसके एग्जाम्पल्स। मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग, रिफ्लेक्टिव। ओके, सो यहाँ पर देखिए, एनकरेजेस क्रिटिकल थिंकिंग बेस्ड ऑन कॉग्निटिव इंटरचेंज। सो क्रिटिकल थिंकिंग यानी कि बच्चों को गहन विचार करने के बारे में जब सिखाया जाता है, तो वो कौन सा लेवल होता है, वो होता है आपके पास रिफ्लेक्टिव लेवल। तो हम सी को फर्स्ट से मैच करते हैं, तो सी को फर्स्ट से मैच करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली आंसर मिल जाएगा, ठीक है। मेमोरी लेवल बोलता है एनहांसेस फैसिलिटेट्स रिकॉलिंग। ये देखिए, अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में रिकॉलिंग और रिकॉग्नाइज टर्म पढ़ी थी। ओके, अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है एनहांस स्कोप ऑफ सीइंग ऑफ रिलेशनशिप एंड मीनिंग्स। दो या दो से ज्यादा चीजों के बीच में रिलेशनशिप, उनके बीच में मीनिंग अगर समझना है तो वो रिफ्लेक्टिव लेवल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। मैं उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स आपको ये सारे क्वेश्चंस पसंद आ रहे हैं। एंड अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं या सेपरेट किसी वीडियो पर, सेपरेट किसी टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हो, किसी यूनिट पर वीडियो चाहते हो, तो मुझे कमेंट करके बता दीजिए। मैं टीचिंग एप्टीट्यूड के बाद वो यूनिट भी स्टार्ट कर दूंगी। व्हाट शुड बी द एम, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग। टीचिंग क्यों होती है, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, क्या उद्देश्य है? क्या सिर्फ आपको एग्जामिनेशन के लिए पास करना मेरा उद्देश्य है? नहीं। टू डिक्टेट गुड नोट्स, आपको क्या सिर्फ अच्छे नोट्स देना? नो। प्रोवाइड रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू सब्जेक्ट, आपके सब्जेक्ट के लिए जितनी इंफॉर्मेशन आपको जरूरी है सिर्फ वही देना? नहीं। टू डेवलप थिंकिंग पावर ऑफ स्टूडेंट्स, आप लोगों की थिंकिंग पावर, मेंटल एबिलिटीज को बढ़ाना एक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अब देखिए, जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं तो हमने आपको मेमोरी लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल और टीचिंग लेवल का एग्जाम्पल लेते हैं। ये 3 लेवल्स बहुत अच्छे से पहले पढ़ा दिए, हमने आपको इनके टर्म्स भी बता दिए। अब एग्जाम में एज इट इज क्वेश्चन नहीं आते, हमने आपकी थिंकिंग पावर बढ़ाई कि आप ये कीवर्ड याद रख लो, ये डेफिनेशन याद रख लो, तो आंसर्स इजीली आप मैच कर लोगे। तो ये बहुत जरूरी होता है थिंकिंग पावर बच्चे की बढ़ाना। विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस एक्यूरेटली रिप्रेजेंट मॉरिसन स्टेजेस ऑफ टीचिंग। सो मॉरिसन ने टीचिंग के कुछ स्टेजेस बताए थे जो कुछ इस तरीके से हैं। वो बोलते हैं कि पहले हम एक्सप्लोर करते हैं, फिर प्रेजेंट करते हैं, रेसिटेट करते हैं यानी कि सस्वर पाठ करते हैं, उसका बोल बोल के उसको याद करते हैं या प्रेजेंट करते हैं। असिमिलेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन, असिमिलेशन एंड अकोमोडेशन मैंने आपको बताया था, कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप मॉडल के अंदर भी ये आता है, ठीक है। रिफ्लेक्टिव टीचिंग रिफ्लेक्टिव टीचिंग क्या है? साइक्लिक प्रोसेस ऑफ थिंकिंग अबाउट लर्निंग, हमने क्या सीखा उसके बारे में सोचना। लीनियर प्रोसेस ऑफ थिंकिंग अबाउट टीचिंग, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम टीचिंग के बारे में बहुत डीप में जाकर के सोच सकते हैं या सोचते हैं। साइक्लिक प्रोसेस ऑफ थिंकिंग अबाउट टीचिंग, देखिए एक चीज तो यहाँ पर क्लियर हो कर देती हूँ आपकी कि रिफ्लेक्टिव टीचिंग, चिंतनशील शिक्षण जो है वो एक चक्रीय प्रक्रिया होती है, साइक्लिक प्रोसेस होता है, ठीक है, जिसमें कि हम टीचिंग के बारे में सोचते हैं। ओके, the memory for general knowledge and facts about the world as well as memory for the rules of logic that are used to deduce others fact is known as। अब देखिए, आप जनरल नॉलेज पढ़ रहे हो, कोई फैक्ट पढ़ रहे हो देश विदेश के बारे में, वो आपकी मेमोरी में स्टोर हो जाता है, ठीक है। या फिर कोई ऐसी मेमोरी जहां पर आपके रूल्स, लॉजिक, ये सब चीजें स्टोर होती हैं, उस मेमोरी को क्या कहते हैं? टेम्परेरी तो नहीं होती हैं, है ना। सिमेंटिक, आइकॉनिक या जनरल, तो ये होती है आपकी सिमेंटिक यानी कि शब्दार्थ स्मृति। अब देखो, जीके वगैरह आप पढ़ते हो, वन टर्म में उसके आंसर्स होते हैं तो वो शब्द अर्थ होते हैं,
राइट। तो शब्दार्थ स्मृति सिमेंटिक मेमोरीज को कहा जाता है। The organized bodies of information stored in memory that bias the ways new information is interpreted, stored and recalled is known as. ओके, सो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है स्कीमा। सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर बोला है स्मृति में, यानी कि हमारी मेमोरी में संग्रहित जानकारी, जो भी इंफॉर्मेशन हमने इकट्ठी की है आज तक, उसका संगठित निकाय, ठीक है, उसका जो संगठित एक साथ जो उसका हम संगठित निकाय करते हैं, जो नई जानकारी की व्याख्या, नई इंफॉर्मेशन हम उससे रिलेटेड जो भी ले रहे हैं, उन सबको व्याख्या, उनको इंटरप्रेट करता है, उनको स्टोर करता है और उनको रिकॉल करता है, याद करने के तरीके को पूर्वाग्रहित करता है। ठीक है, याद करने के तरीके को क्या करता है, ऑर्गेनाइज तरीके से हमारे को बताता है, पूर्वाग्रहित करता है, उसको हम क्या कहते हैं, स्कीमा कहते हैं। एक पर्टिकुलर फॉर्मेटिंग में जो चीजें होती हैं उसको स्कीमा कहते हैं। ओके, द कम्युनिकेशन प्रोसेस इज एक्टिव एंड इंटरएक्टिव। देखिए कम्युनिकेशन हम कर रहे हैं क्लासरूम में, जहां पर एक्टिव भी हैं हम और इंटरएक्टिव भी हैं। एक्टिव का मतलब होता है कि सामने वाला कुछ बोल रहे हैं तो हम उनको अच्छे से सुन भी रहे हैं और रिस्पॉन्स भी दे रहे हैं एट अ वेरी हाई लेवल। इन विच ऑफ द फॉलोइंग लेवल्स ऑफ टीचिंग, तो वो कौन से टीचिंग के लेवल में होता है, तो वो होता है रिफ्लेक्टिव लेवल में। ठीक है, यानी कि हम सुन भी रहे हैं, सामने वाला जो बोल रहा है उसमें रिस्पॉन्स भी दे रहे हैं, तो रिस्पॉन्स टर्म इज रिलेटेड टू रिफ्लेक्टिव लेवल। Which of the following is true about understanding level of teaching? Understanding level समझने की चीजें होती हैं, तो इसका सही आंसर है टीचिंग इज कॉम्प्रीहेंड, टीचिंग टू कॉम्प्रीहेंड द कॉन्सेप्ट। अवधारणाओं को समझना या समझाना यहाँ पर सीखा जाता है। अब जैसे मेमोरी लेवल में आपको एबीसीडी सिखाया जाता है, एबीसीडी का एक्चुअल मीनिंग, उसकी एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन आपको सिखाती है अंडरस्टैंडिंग लेवल। ओके, Which of the following describe understanding level of teaching? Systematic, step-by-step presentation of to promote retention of facts and facts presented. Okay, so इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है, देखिए कि सिस्टमैटिक तरीके से आप क्या कर रहे हो, आप रिटेंशन, रिटेंशन टर्म मैंने क्या बताई, रिटेंशन और फैक्ट्स को रिकॉल करना होता है आपका मेमोरी लेवल, तो ये तो अंडरस्टैंडिंग लेवल का नहीं है। गिविंग अ लार्ज नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एग्जाम्पल्स टू एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट, ये PYQs में से स्टेटमेंट आई है एज इट इज, कि किसी भी कॉन्सेप्ट को लेकर के या किसी भी कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए आप उसके पॉजिटिव और नेगेटिव एग्जाम्पल्स देकर उसको समझा रहे हो, तो ये बिल्कुल सही है। इंसिस्टिंग ऑन इफेक्टिव स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन, जबरदस्ती स्टोर करनी है बस इंफॉर्मेशन, ये मेमोरी लेवल में होता है। हेल्पिंग टू प्रमोट सीइंग द रिलेशनशिप अमंग फैक्ट्स, देखिए लास्ट क्वेश्चन में भी हमने पढ़ा, फैक्ट्स के बीच में रिलेशनशिप हमें रिफ्लेक्टिव अंडरस्टैंडिंग लेवल बताता है। ये हमें बताता है कि ए फॉर एप्पल है, बी फॉर बॉल है, तो इनके बीच में क्या रिलेशन है, एप्पल खाने के काम आता है, बॉल खेलने के काम आती है, तो फैक्ट्स के बारे में भी समझाता है और उनमें अगर कुछ सिमिलैरिटीज या डिफरेंसेस हैं या रिलेशन है वो भी बताता है। तो बी एंड डी हमारे पास सही आंसर होंगे। ठीक है, MOOCkit is one of the projects serving currently for providing online education. It is offered by, so MOOCkit जो प्लेटफॉर्म है ये ऑफर किया गया है IIT कानपुर, बॉम्बे, IISc, IIT मद्रास। so इसका सही आंसर है IIT कानपुर। ओके, सो अगेन देखिए CBCS का क्वेश्चन लेकर आई हूँ। इन CBCS एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्सेज आर ऑफ टू काइंड्स। इसमें बोला जा रहा है कि क्षमता वृद्धि के जो पाठ्यक्रम होते हैं CBCS के अंदर, ये दो प्रकार के होते हैं। पहला है, ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको सही दो ढूंढने हैं। एबिलिटी एनहांस्ड कंपल्सरी कोर्सेज, ये बोलता है कि एबिलिटीज को, किसी पर्सन की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए कंपल्सरी कोर्सेज इसके अंदर है, बिल्कुल सही है। ओके, तो पहला स्टेटमेंट तो सही है। स्किल एनहांसमेंट कंपल्सरी कोर्सेज, स्किल्स को एनहांस करने के लिए भी कंपल्सरी कोर्सेज हैं। एबिलिटी एनहांसमेंट इलेक्टिव कोर्सेज नहीं है, स्किल एनहांसमेंट इलेक्टिव कोर्सेज भी नहीं है, स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज भी नहीं है। ठीक है, तो सही आंसर है ए एंड बी। ओके, वैसे तो देखिए यहाँ पर कोर्सेज सेलेक्ट करना एक बच्चे के लिए
ओपन है बिल्कुल, वो चाहे तो जो मर्जी इलेक्टिव, जो मर्जी मेन सब्जेक्ट अपना सेलेक्ट कर सकते हैं। बट स्किल एनहांसमेंट और एबिलिटी एनहांसमेंट के लिए जो आप एक बार कोर्स सेलेक्ट करते हो वो फिर आपको फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। Which of the following methods are learner centered teaching methods? So learner centered जिसमें learner focused होते हैं, learner के पास स्टूडेंट के पास एक पूरा अधिकार होता है कि वो स्टूडेंट टीचर से कुछ भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, कुछ भी मतलब टॉपिक रिलेटेड कुछ भी, ठीक है। एंड जिस तरीके से वो पढ़ना चाहते हैं, जैसे वो पढ़ना चाहते हैं, तो वो टीचर को बोलकर उस तरीके से पढ़ सकते हैं। सो लर्नर सेंटर टीचिंग मेथड्स में क्या क्या चीजें आती हैं? एक तो इसमें एक्टिव लर्निंग आती है कि बच्चों के हिसाब से अगर पढ़ाएंगे तो वो बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। दूसरी चीज आती है कोऑपरेटिव लर्निंग, इसमें बच्चे एक साथ मिलजुल कर पढ़ना लिखना सीखते हैं, ये भी सही है। इंडक्टिव टीचिंग एंड लर्निंग, सो इंडक्टिव टीचिंग एंड लर्निंग भी सही है लर्नर सेंटर के रिगार्ड में। पैसिव लर्निंग यहाँ पर नहीं होती है, पैसिव लर्निंग आपकी टीचर सेंट्रिक मेथड में होती है, ठीक है। तो सही आंसर है ए, बी एंड सी ओनली, दैट इज ऑप्शन नंबर 1। What is true about non-formal learning environment? Non-formal learning environment क्या होता है? Learning does not take place in structured way. Okay. नॉन फॉर्मल, देखिए फॉर्मल लर्निंग होती है जो स्कूल में बहुत स्ट्रिक्टली पढ़ाई जाती है, नॉन फॉर्मल होती है जो आपको गेम्स के थ्रू, इनफॉर्मल भी इसको बोल सकते हैं, जो गेम्स के थ्रू, पजल्स के थ्रू बच्चों को सिखाई जाती, पोएम्स के थ्रू बच्चों को सिखाई जाती है, ठीक है। सो इसमें कहा गया है नॉन फॉर्मल के अंदर कौन कौन सा आता है। ट्रू स्टेटमेंट्स हमें देखनी है। लर्निंग डज नॉट टेक प्लेस इन स्ट्रक्चर्ड वे, सो स्ट्रक्चर्ड वे में टीचिंग नहीं होती है, लर्निंग नहीं होती है, ये बिल्कुल गलत है। स्ट्रक्चर्ड वे में होती है, एक प्लान तो पूरा करना ही पड़ेगा ना, अगर बच्चों को पोएम के थ्रू भी पढ़ा रहे हैं तो वो प्लान चीजें होती हैं, ठीक है। अगला है हमारे पास डस नॉट एम एट सर्टिफिकेशन, इसमें सर्टिफिकेशन भी मिलता है, ट्रू बोला है तो गलत होगी ये। लर्निंग टेक्स प्लेस इन अ स्ट्रक्चर्ड मैनर, स्ट्रक्चर्ड मैनर में लर्निंग होती है, ओके। सो देखिए स्टूडेंट्स, इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि लर्निंग टेक्स प्लेस इन अ स्ट्रक्चर्ड मैनर, तो स्ट्रक्चर्ड मैनर में ये होती है, देखिए यहाँ पर नॉट था, यहाँ पर सही होगा ये, ठीक है। टेक्स प्लेस आउटसाइड फॉर्मल एजुकेशनल स्ट्रक्चर, टेक्स प्लेस आउटसाइड फॉर्मल एजुकेशनल स्ट्रक्चर, उससे थोड़ा सा बाहर ये निकल के काम करती है, ऐसा बोला जा रहा है। इंटेंट्स टू अचीव प्री डिटरमाइंड एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, प्री डिटरमाइंड यानी कि पहले से कुछ हमने ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड किए हैं कि आज बच्चे को हम पोएम के थ्रू या किसी भी तरीके से इनफॉर्मली ये टॉपिक सिखाएंगे, तो प्री डिटरमाइंड एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स इसमें होते हैं, जो कि बिल्कुल सही। सो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सी एंड ई ओनली, ओके राइट। सो आई होप स्टूडेंट्स यहाँ से आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए हैं। अगर आप चाहते हो कि इसी तरह की सीरीज को मैं कंटिन्यू करूं, जो भी नेक्स्ट यूनिट आप चाहते हो उस पर मैं जरूर एग्जाम से पहले क्विक एमसीक्यूज के जरिए आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवा दूंगी। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।